इसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले भाग में दी गई संख्याएं हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 12 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 3 गुणा 5। 21 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 3 गुणा 7। तो यहां आप देख रहे हैं कि 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए एचसीएफ इनका होगा 3 और एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में मैंने बताया था कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको केवल एक बार लिखना है हमने, बाकी सभी गुणनखंडों का भी हमने गुणा करनी है। इसकी केवल एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, इसकी गुणा केवल एक बार करेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 को एक ही बार लिखना है, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो यह आ जाता है 420। इस प्रकार 12, 15 और 21 का एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ जाता है 420। अब इसका दूसरा भाग सॉल्व करते हैं हम। ये है 17, 23 और 29। अब आप देखते हैं 17 को लिखा जा सकता है 17 गुणा 1। 17 अभाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, दोनों में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एचसीएफ इसका शून्य नहीं होगा, किसी भी संख्या का, किन्हीं भी संख्याओं में जब आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे कम से कम उनका एचसीएफ 1 होगा। किन्हीं भी भाज्य या अभाज्य संख्याओं का जब आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कम से कम उनका एचसीएफ 1 होता है। कैसे? अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 17 को लिखते हैं हम 17 गुणा 1, 23 बराबर है 23 गुणा 1, 29 बराबर है 29 गुणा 1। तो अब यहाँ एक तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक तीनों में उभयनिष्ठ है। इसका अर्थ हुआ कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 होगा। कई विद्यार्थी गलती करते हैं यहाँ कि इसमें तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, शून्य लिखते हैं। नहीं, 17 को हम लिखते हैं 17 गुणा 1, 23 को लिखते हैं 23 गुणा 1, 29 को लिखते हैं 29 गुणा 1। इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ आएगा 1। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन्हीं की हम जो सबसे छोटी घातें हैं उनका गुणनफल लेते थे अभाज्य गुणनखंडन में। लेकिन यहाँ एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक पर तीनों में उभयनिष्ठ है। 17 के गुणनखंडों में एक तीनों में उभयनिष्ठ है, तो एक ही इनका एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं हम? इसमें सभी गुणनखंड आते हैं, लेकिन जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है केवल उसको एक बार लिखते हैं, जैसे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं। तो एलसीएम होगा 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1, जो कि बन जाता है 11,339। अब इसका तीसरा भाग हल करते हैं हम। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप देख रहे हैं 8 का भाज्य गुणनखंडन 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का 3 गुणा 3, 25 का 5 गुणा 5। लेकिन इसमें एक जो है, एक ही ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। एक ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में, पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अतः 8, 9 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा 1। और 8, 9 और 25 का एलसीएम का क्या आएगा? इसमें सभी गुणनखंडों का गुणनफल होगा। इसके अलावा की जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ तो चलो एक है, एक इसको एक बार लिखें चाहे 3 बार, लेकिन
और जगह जैसे 3 3 3 3 अगर 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो उसको हमें एक बार लिखना होता गुणनफल में, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1, तो ये बन जाता है 1800। इस अर्थ ये हुआ कि 8, 9 और 25 का एलसीएम हो गया 1800। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया है कि SCF 306,657, इसका अर्थ ये हुआ कि 306 और 657 का SCF 9 है, ये दिया है, और एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपने पहले पढ़ा है कि SCF गुणा एलसीएम बराबर है 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो SCF A, B, अगर A और B का SCF ज्ञात करते हैं और A और B का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो उन दोनों का गुणनफल SCF और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं, दोनों पूर्णांकों A और B के गुणनफल के बराबर होगा। यहां पर SCF 306 गुणा 657, SCF 306,657 गुणा एलसीएम 306,657 होगा 306 गुणा 657 के बराबर, लेकिन SCF 306,657 हमारे पास 9 के बराबर दिया है, वो दिया है 9, तो इसकी जगह हम 9 भर देंगे, 9 प्रतिस्थापित कर देंगे इसमें, गुणा एलसीएम 306,657 वैसे ही रहने देंगे, बराबर है 306 गुणा 657। अब 9 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो 9 यहाँ एलसीएम को गुणा कर रहा था, वहाँ दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा 9, इस पक्ष में रहेगा केवल एलसीएम 306,657 बराबर है 306 गुणा 657 बटा 9, उसको भाग करेगा। तो जब भाग करते हैं हम 9 से 306 को भाग करके आता है 34, काट कर 34 आया, 34 गुणा 657 करते हैं तो 22,338। इसलिए इन दोनों पूर्णांकों 306 और 657 का एलसीएम आ जाएगा 22,338। अब अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात n क्या किसी अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है किसी प्राकृतिक संख्या के लिए। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है 1 से शुरू होती हैं। अगर हम देखें, अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो 6 की घात 1 बनता है 6, शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। 6 की घात 2 पुट करें, प्राकृतिक संख्या 2 लेते हैं तो ये बनता है 6 गुणा 6 36, तो ये भी शून्य के ऊपर समाप्त नहीं हो रही है। इस प्रकार 6 की घात 3 216 बनती है, वो भी शून्य के ऊपर समाप्त नहीं हो रही है। लेकिन इसको हमने प्रूव करना है, कैसे करेंगे। यदि संख्या 6 की घात n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो यह 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है वो संख्याएं, सभी की सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि 6 की घात n को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 पूरे की घात n। अब यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का कोई स्थान नहीं है, 5 को नहीं आ रहा है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 की घात n में केवल 2 और 3 के ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। यह जो है 5 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, अतः यह 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संख्या 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब अगला प्रश्न है छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 ये दोनों ही भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसके ऊपर व्याख्या करनी है। तो पहली संख्या लेते हैं हम, वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13 7 गुणा 11 को भी गुणा कर रहा है
और यहाँ 13 1 को गुणा कर रहा है, 13 गुणा 1 लिखा जा सकता है इसको। तो ये बन जाता है 13 दोनों में कॉमन आ जाएगा। जो आपने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, वितरण गुण पढ़ा है, तो 13 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ये बनता है 13 गुणा ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा 7 गुणा 11, ये कॉमन ले लिया हमने बाहर, जमा यहाँ से भी 13 कॉमन बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा केवल 1 जमा 1 वितरण गुण का प्रयोग करके। अतः हम देखते हैं कि ये संख्या 13 से विभाज्य है। अब 1 से तो इसको पूरी संख्या को भाग होगा ही जो सॉल्व करके आएगा, बाकी इसको सॉल्व करके आएगा उस संख्या से खुद से भी भाग होगा, 1 से तो होगा ही, लेकिन 13 से भी भाग हो रहा है। इसका मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए इस संख्या के। अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 13 इसका एक गुणनखंड है और यह संख्या 13 से विभाज्य होगी। साथ ही अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। जमा 5 के बाद हम इसको लिखते हैं जमा 5 गुणा 1। अभी तक हमने ये गुणनफल था सारा, एक संख्या इसको मान लें, दूसरी जमा 5 के बाद दूसरी संख्या इसको लिखते हैं जमा 5 गुणा 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 दोनों संख्याओं को गुणा कर रहा है, दोनों में गुणा कर रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि 5 दोनों में कॉमन है। तो 5 दोनों में कॉमन आ जाता है, तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा, इधर भी 1 बचेगा जमा 1। तो यह एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है और यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 3 4 5। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, क्योंकि एक तो खुद ये संख्या इसका गुणनखंड होगी, 1 भी इसका गुणनखंड होगा और 5 भी इसका गुणनखंड हो गया। तो आप देख रहे हैं ये संख्याएं, दोनों ही संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है 7वां प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थानों पर मिलेंगे? तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक आकृति बनाई है। मान लेते हैं एक वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान है। तो ये इस पर बिंदु ए लिया है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। और एक चक्कर कब पूरा होगा इनका? जब ए से इस दिशा में चले और चलते चलते दोबारा ए के ऊपर पहुँच जाते हैं। अब एक चक्कर पूरा करने में सोनिया द्वारा जो समय लगता है वो लगते हैं 18 मिनट, और रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो लगता है 12 मिनट। अब इसमें पूछा गया है, अब देखो रवि तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा, वो आगे भाग रहा है सोनिया से, तो 24 मिनट में वो 2 चक्कर पूरे कर लेगा, 36 मिनट में 3 चक्कर पूरे कर लेगा, और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी और दूसरा चक्कर 36 मिनट में पूरा होगा उसका, मतलब दोनों चक्कर पूरे होंगे 36 मिनट में। तो आप देख रहे हैं कि रवि ने 36 मिनट में 3 चक्कर पूरे कर लिए और सोनिया ने 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे कर लिए। क्योंकि जो चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहे हैं वो एक का होगा 12 के गुणजों में, 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में रवि के लिए, फिर 2 चक्कर पूरा करने में समय लगेगा 12 का दुगना 24। इसका मतलब 12 के गुणे जा रहे हैं, 12 24 36 इस तरह से। और सोनिया के लिए
एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 18 मिनट, 2 चक्कर पूरा करने में 36 मिनट लगेंगे। 18 के गुणज आ रहे हैं। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे कि वे पुनः प्रारंभिक स्थानों पर कितने समय के पश्चात मिलेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे क्योंकि वे दोनों एक ही समय पर एक स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं और प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के पश्चात मिलेंगे, जब 12 और 18 के गुणज बराबर होंगे, जब उभयनिष्ठ होंगे दोनों। कौन से गुणज होंगे? और सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज होगा जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 के मल्टीपल आए हैं 12, 24, 36 और 18 के 18, 36। तो आप देख रहे हैं 36 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन मल्टीपल है। लेकिन 36 ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो सबसे छोटा है। इसलिए हम ये जो समय है वो आएगा 12 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करते हैं हम। अब यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंडन बनता है, 12 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूने 4 3 12। 18 का अभाज्य गुणनखंडन बनता है 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ ये ज्ञात किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। अब 12, 18 का एलसीएम आएगा। मैंने बताया था एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ है उसको केवल एक बार लिखेंगे। उभयनिष्ठ 2 है, 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को भी एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गए उन सभी का गुणनफल। मतलब इस 2 को हमने एक ही बार लेना है। बाकी अगला अभाज्य गुणनखंड ये 2 है, ये सारे गुणनखंड आएंगे इसमें, लेकिन जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखा जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसको 3 को भी एक बार लिखा जाएगा। तो ये बनता है 2 दूने 4 3 12 3 36। इसलिए 12, 18 का एलसीएम आ गया 36। अतः वे दोनों सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के पश्चात मिलेंगे। तो यही इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न था।